हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का रेशमा एकेडमी में स्वागत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का क्रैश कोर्स का सेट नंबर 31 चल रहा है, जहां पर हम लोग फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सुबह हमने क्विज कराया। आई होप आप सभी बच्चे उस क्विज में जुड़े हो और आपको वो क्विज पसंद आया हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज हम अपने आगे की क्लास में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, उन्हें बता दो कि प्राइवेट क्लासेस चल रही हैं केमिस्ट्री कह रहे हैं, फिजिक्स का क्रैश कोर्स सेट नंबर 31। बढ़ा जाए आगे। चलो बढ़ते हैं आगे तक अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा आज का पहला सवाल है, क्वेश्चन आपके सामने है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने कर लिया है। किसी भी अगर आप स्वच्छ जल में देखो तो तालाब का जो आभासी गहराई होता है वो वास्तविक गहराई से आपको कम दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है? मतलब अगर आप स्वच्छ जल को देखोगे नीचे से तो उसकी जो गहराई होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन आपको दिखता कम है। रीजन बताना है, अपवर्तन, जल की पारदर्शिता, परावर्तन या फिर विसरण। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड विथ फ्रेश वाटर अपीयर्स लेस देन द एक्चुअल डेप्थ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर या डिफ्यूजन। सो करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके देन बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? स्वच्छ जल वाले तालाब की जो आभासी गहराई होती है वो वास्तविक गहराई से आपको कम दिखाई देगी। क्लियर इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगणन क्या है? व्हाट इज कंडेंसेशन? संगणन किसे कहते हैं? कंडेंसेशन क्या है? उष्मा ऊर्जा को ठंडा ऊर्जा में परिवर्तन करना, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन या गैस का द्रव में परिवर्तन। आप बताइए संगणन क्या है? व्हाट इज कंडेंसेशन? What is condensation? Conversion of heat energy into cooling energy, change of vapor into liquid, change of solid, change of gas into liquid. करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, संगणन का मतलब होता है वाष्प, गैस को लिक्विड में बदलना। चेंज ऑफ वेपर, जो हमारा वाष्प है, पानी का जो भाप है, उसे दबाकर उसको प्रेशराइज करके उसको किस में बदलना? लिक्विड में बदलना। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाष्प को द्रव में परिवर्तन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर इतनी बात? क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। हेलो मैम, हेलो रॉयल्स गेमर। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह उष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह उष्मा का निष्कासन करता है, या डी इनमें से कोई नहीं।
व्हेन वेपर कंडेंसेट्स इन लिक्विड सो, यानी कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है? तो आप सभी को पता है जब कंडेंसेशन होता है तो उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा क्या होगी? मुक्त होगी। यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस में उष्मा क्या होती है? एनर्जी मुक्त होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन वेपर कंडेंसेट इनटू लिक्विड इट रिमूव हीट, इट रिमूव हीट। सी आंसर क्या है? करेक्ट है। क्लियर? रॉयल्स गेमर, आप जाकर ट्रिक वाला वीडियो देख लो, वहां पर पहला वाला ही जो ट्रिक है वो वही है, मेटलॉइड्स वाला। ठीक है, वहां से आपको सारा ट्रिक मिल जाएगा। तो प्लीज आप जाकर ट्रिक वाले वीडियो से ट्रिक देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान, व्हेन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिक पैरामीटर इज। अगर ताप में वृद्धि होता है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थता मापों के मान में क्या परिवर्तन होगा? अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता घटती है, बढ़ता है, नियत रहता है या तेजी से बढ़ता है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिक पैरामीटर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट या डी इंक्रीजेस रैपिडली। कौन सा आंसर करेक्ट है? ताप में वृद्धि वाला, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होंगे? बी आंसर बच्चे दे रहे, बढ़ता है। बिल्कुल गलत आंसर, डिक्रीज होगा, घटता है। विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इलास्टिक पैरामीटर इज डिक्रीज, डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर, घटता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो आपका क्या होगा? वो घटता जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इलास्टिक क्या है मैम? किसी चीज को खींचना। जैसे मान लो ये हमारे पास है, क्या ये खिंचा सकता है? क्या आप इसको खींच सकते हो? नहीं खींच सकते ना। तो किसी भी चीज को जो खींचने वाला गुण है, ठीक है, खींचने वाला गुण है इलास्टिक। आप लोग अधिकतर देखे होंगे पहले के जो पेन्स वगैरह थे, हम लोग अधिकतर नाम सुनते थे इलास्टिक उसमें है। तो वही रबर, ठीक है, किसी चीज का खिंचाव, कौन कितना खिंचा रहा है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे उसका जो खींचने वाला गुण है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगला सवाल, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। सवाल बहुत आसान सा है। एक पिंड है, उसको क्या कर रहे हैं? एक वृत्त में घुमा रहे। एक पिंड को वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य, अगर सर्कुलर में ही घूम रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ यहीं पर आकर खत्म हो गया, तो आप बताओ इस पे किया गया कार्य W इज इक्वल टू कितना होगा? एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या अनंत। द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय रोटेटिंग इट इन अ सर्कल इज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या इन्फिनिट? इनफाइनाइट। विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा आंसर करेक्ट है? 0। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है शून्य। 0 होगा क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया तो 0 होगा। ओके रॉयल्स गेमर, बहुत बढ़िया। 0 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे वर्क हुआ ही नहीं, ठीक है, वर्क कितना रह गया? शून्य रह गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, वर्क इज क्या होगा? वर्क विल बी 0। द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय रोटेटिंग इट इन अ सर्कल इज 0, इज 0। ठीक है, 0 आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन का जो गति है, ठीक है, आपका जो अदर नेम है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, वो क्या है? अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज त्वरण का नियम, गुरुत्व का नियम, जड़त्व का नियम या आघूर्ण का नियम?
हम और किस नाम से न्यूटन के पहले नियम को जानते हैं? लॉ ऑफ एक्सिलरेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंट। विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा जवाब सही है? सी ओके। लॉ ऑफ इनर्शिया है मैम, बिल्कुल सही। जड़त्व का नियम एकदम करेक्ट आंसर है। न्यूटन का पहला नियम जो कहता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो अपनी अवस्था में क्या रहेगी? तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर हमारा कोई वस्तु क्या है? आपका गति की अवस्था में, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर वो वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसे हम न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सो आपका ये आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जड़त्व का नियम न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होगा? आपको बताना है हम वस्तु का वजन, एक कोई वस्तु है उसको कहां पर रखें कि आपको सबसे कम वजन देखने को मिले। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां पर रखने पर होगा? वेयर विल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी द लिस्ट? आपको बताना है कि अगर हमको कोई वस्तु रखना है तो आखिर किस स्थान पे रख दे जहां पर हमको सबसे कम वजन उसका मिले। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी आंसर दे रहे हैं, भूमध्य रेखा पर। अच्छा ठीक है, आगे देखो जो हमारा केंद्र होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो केंद्र है, एकदम जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट है, वहां पर किसी भी चीज का वेट क्या होता है? सबसे कम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक वस्तु का वजन सबसे कम पृथ्वी के केंद्र में रखने पर होगा। कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर डी। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किसी भी वस्तु का जो सबसे कम वजन होता है वो हमें कहां पे मिलेगा? पृथ्वी के सेंटर में, यानी केंद्र पर मिलेगा। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? डी ऑप्शन बहुत सारे बच्चे दिए हैं। इस शो के रजनीश कोई बात नहीं। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? आपको पता होगा जो हमारे स्विमर होते हैं वो क्या करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? वहां, तैराक को पानी में तैरने के लिए, ठीक है, कौन सा बल मदद करेगा? यानी हमारा जो तैराक होता है वो पानी को काटता है, तो कौन सा नियम पानी के काटने में हेल्प करेगा? ठीक है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशी बल या उत्प्लावक बल। विच फोर्स हेल्प अ स्विमर टू फ्लोट इन अ वाटर? पानी में तैरने के लिए स्विमर को कौन सा फोर्स हेल्प करेगा? ऑप्शन ए घर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी मांसपेशी बल या डी उत्प्लावक बल। विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा आंसर करेक्ट है? डी अगेन। ओके, बिल्कुल सही आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। उत्प्लावक फोर्स या फिर जिसको बुआंट फोर्स बोलते हैं, ये आपका करेक्ट है। कोई भी स्विमर इस फोर्स की सहायता से ही पानी को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ पाता है। ठीक है, तो उत्प्लावक बल क्या है? बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपको बताना है अनिश्चितता का सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया? ए वर्नर हाइजेनबर्ग ने, बी आर ए मलिकैन ने, सी एस एन बोस ने या डी आइजक न्यूटन ने। बाय हुम हैज द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी बीन propounded? ए वर्नर हाइजेनबर्ग, बी आर ए मिलिकन, सी एस एन बोस या डी इसाक न्यूटन।
अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर है वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। ये नाम याद रखना, वर्नर हाइजेनबर्ग। क्लियर इतनी बात? ए बिल्कुल सही है। मैम जी ए को लॉक कर दिया जाए, हमने कर दिया। ए ए ए ए ओके डन। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? यानी जो गैस अणुओं का गतिज ऊर्जा होता है के होता है, वो किसके समानुपाती होता है? दाब, ताप, वायुमंडलीय दाब या ताप और दाब दोनों। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी आपको मान लो कोई ये आपका क्या है, ये आपका कोई जार है जिसमें आपने गैस भर दिया। ये गैस क्या करेगा? फुल एनर्जी से आपका गति करेगा, चलेगा। आपको सिर्फ बताना है जब वो चलेगा तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो वो गतिज ऊर्जा जो है गैस का किस चीज के अनुक्रमानुपाती, यानी किसके बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, किसके घटने से गतिज ऊर्जा घटेगा। यानी अगर पूरा मिलाकर बोला जाए तो किस पर डिपेंड करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी? दाब, ताप, वायुमंडलीय दाब या ताप और दाब दोनों। The kinetic energy of gas molecules is directly proportional to pressure, temperature, atmospheric pressure या both temperature and pressure. Both temperature and pressure. Which is the correct answer? शायद भी ना करो, शायद भी नहीं, कंफर्म भी, ऐसा वाला। प्रेशर ना होगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर। के आपका टेम्परेचर के, ठीक है, के आपका किसके अनुक्रमानुपाती होती है? डायरेक्ट ये होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वस्तु का गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? जैसे जैसे किसी गैस का ताप बढ़ता है उसके गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो आप बोल सकते हो के अनुक्रमानुपाती टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? ड्यू टू विच फोर्स डज द मून मूव इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? ए घर्षण बल, बी यांत्रिक बल, सी अपकेंद्र बल या डी अभिकेंद्र बल। यानी ये आपका अर्थ है और चंद्रमा क्या है? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो अर्थ और इसके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है जो इसको क्या कर रहा है? इसी पथ पर चलने में मजबूर कर रहा है। आपको सिर्फ बताना है वो फोर्स कौन सा है? घर्षण है, यांत्रिक है, अपकेंद्र है या अभिकेंद्र? ड्यू टू विच फोर्स डज द मून मूव इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? ए फ्रिक्शनल फोर्स, बी मैकेनिकल फोर्स, सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या डी सेंट्रीपिटल फोर्स। विच इज द करेक्ट आंसर? आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग? कौन सा करेक्ट आंसर है? देख रहे हो ये केंद्र की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ क्या हो रहा है? ये बल लग रहा है। यानी ये कौन सा बल है? ये कौन सा बल है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन सा बल लग रहा है? कौन बच्चा आंसर देगा? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा देगा? डी इज करेक्ट, मतलब अभिकेंद्र। ओके, कोई रीजन बताएगा? अभिकेंद्र, केंद्र की तरफ, ठीक है, अभिकेंद्र इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हैं हम? अभिकेंद्र इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। वाह रे इंग्लिश। ठीक है, तो अब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्यू टू विच फोर्स? तो याद रखना है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स डज द मून मूव इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है?
At what temperature Celsius and Fahrenheit have the same value? आपको बताना है तापमान के किस मानक पर आपका फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। ए 0 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी -40 डिग्री या डी 36 डिग्री। कौन सा आंसर करेक्ट है? -40। सारे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, -40। ये क्वेश्चन हम लगभग आई थिंक 5 से 6 बार करा चुके हैं। ठीक है, आज तो 7वां 8वां हो रहा होगा। तो आपको बता दें -40 डिग्री सेल्सियस सॉरी फॉरेनहाइट पर, -40 डिग्री फॉरेनहाइट पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्लियर इतनी बात? -40 डिग्री फॉरेनहाइट के तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का मान कितना होगा? समान होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू हॉरिजेंटल मूवमेंट। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी हमारा क्या है पदार्थ है जिसमें क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, क्षैतिज गति हो रहा है, तो आपको बताना है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने पर क्या आपका जो आपका अंतरण, उष्मा का जो अंतरण होगा उसे क्या कहेंगे? अंतरण का मतलब बोल सकते संचालन, ट्रांसफर जो हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या कहलाएगा? वायु की क्षैतिज गति मतलब ये वाला एक्स वाला, ठीक है, वर्टिकल तो वाई होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स होता है। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? आपका हवा इस तरीके से चल रहा है तो हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। यहां से हीट निकला, आपका हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा। इसे क्या कहेंगे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या कन्वेक्शन, चालन, संवहन, विकिरण, विकिरण या फिर अभिवहन। विच इज द करेक्ट आंसर? तो देख रहे हो, यहां से चलना शुरू किया, आपका चल रहा है, वायु की क्षैतिज गति में हवा क्या है? चल रहा है। तो उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए, चालन इज द करेक्ट आंसर। चालन का मतलब चलना, क्षैतिज गति में अगर हवा चलेगा तो उसके द्वारा जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कंडक्शन या फिर चालन कहते हैं। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? कन्वेक्शन को हिंदी में संवहन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना संवहन, कन्वेक्शन को दिया तो है संवहन कहते हैं। उष्मा के स्थानांतरण या बोल सकते हैं जो हमारा संवहन है, ये उष्मा के स्थानांतरण एवं संवहन की एक विधि है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक प्रकार का विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? तरल पदार्थ में अणुओं, जो हमारा तरल पदार्थ के अणु हैं उनका स्थानांतरण कराते हैं। ठीक है, मैम एग्जाम में ये सब आते बिल्कुल। देखो जैसे देख लो, मान लो ये आपका लोहा है, लोहा का एक साइड गरम कर दो। ठीक है, यहां पर गरम कर दिए, अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो ये पूरा भाग आपका बराबर हो जाएगा। या तो पूरा भाग क्या होगा, अगर यहाँ पे गरम है और ये ठंडा है तो तनिक क्षण बाद ये पूरा का पूरा आपको एक जैसे ताप का दिखेगा। बस यही कहलाता है संवहन। संवहन का मतलब होता है ऊर्जा का तब तक स्थानांतरण होता रहेगा जब तक कि उसका संपूर्ण भाग एक बराबर ना हो जाए। जैसे चाय को देखो,
आप लोग पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, पानी इतना गर्म कर दिए, उसमें ठंडा पानी और मिला दो, ठीक है, जैसे ही ठंडा पानी मिलाओगे आपका जो ठंडा पानी है गर्म होकर नीचे जाएगा और नीचे का पानी ऊपर। इस तरीके से जब तक आपका पूरा पानी एक बराबर ना हो जाए, एकदम बराबर, आप इधर टच करोगे उतना ही गर्म होगा जितना इधर टच करने पर, ठीक है। तो बस यही संवहन कहलाता है। रॉयल गेमर करेक्ट है, समझ में आया। संवहन का मतलब है ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होते रहना जब तक कि उस पदार्थ के संपूर्ण भाग में समान ऊर्जा संवहित ना हो जाए। जल्दी बताइए क्या क्लियर है? ओके मैम, आ गया। ओके नितिन साक्य बताइए प्लीज, नितिन साक्य बताइए क्या होगा? कंडक्शन गलत है क्या? कंडक्शन गलत है, चालन गलत है। यहां पर ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन बोला है वायु की क्षैतिज गति। अगर वायु हमारा क्षैतिज गति से चल रहा है और वस्मा क्या क्या हो रहा है, अंतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको पूछा उसे क्या कहते हैं, तो सिंपल सा उसे चालन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। इसमें कहां गलत हो रहा? नितिन साक्य बताइए। मैम दोबारा चेक कर लीजिए। ओके, आपका आंसर चालन ही दिया है बच्चा। ये आज जो क्वेश्चन है ये बुक के क्वेश्चन है, आज हम साइट से या फिर कहीं से लाए नहीं है, आज बुक वाले क्वेश्चन है। क्लियर मैम? नेक्स्ट मैम, पहले एक बार क्लियर कर लो, ये सही है ना चालन? नितिन साक एक बार आप बोल दो, हम कंफर्म हो जाए, क्योंकि आप आवाज उठाए हो गलत के लिए। तो बताइए क्या ये आंसर करेक्ट है? ए। नेक्स्ट मैम, सूरज सिंह बोल रहे सही है, ठीक है, राज प्रकाश भी बोल रहे हैं। नितिन साक, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल, तो बस कन्वेक्शन आपका क्या है? वायु की क्षैतिज गति से होने वाला क्या है? अंतरण। आप अभी बोले ना वर्टिकल में, वर्टिकल, तो यहां पर क्षैतिज बोला है, मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोला है। तो अगर वर्टिकल होगा तो आप संवहन करना, और अगर आपका क्षैतिज दिया है तो चालन करना। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लिखा है ना क्षैतिज गति, यहां वर्टिकल कहां पूछा है? क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलेगा तो कंडक्शन, और अगर वर्टिकल मूवमेंट बोला तो आप संवहन करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ओके देन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नितिन सा के क्लियर कर लेना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? आप लोग ग्लेशियर देखे होंगे, बड़ा बड़ा वो क्या कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का पहाड़, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो जो ग्लेशियर में बर्फ हमेशा पिघलता रहता है, टूटता रहता है, वो कहां से? ऊपरी सतह से, सबसे निचले सतह से, या बदलता रहता है, इसके मन पर है, कभी मन किया ऊपर से तोड़ देगा, कभी मन किया नीचे से तोड़ देगा, या फिर मध्य के सतह से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज द आइस इन ग्लेशियर ऑलवेज मेल्ट? From which of the following does the ice in a glacier always melt? From the top level, from the lowest level, keeps on changing, या D from the surface of the middle? Which is the correct answer? ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहां से पिघलता है? बी आंसर दे रहे हैं, सबसे निचले सतह पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो ग्लेशियर का बर्फ है वो हमेशा नीचे की तरफ से क्या होता है? पिघलता है, ठीक है, सबसे निचले स्तर से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल। फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल द आइस इन अ ग्लेशियर ऑलवेज मेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य से निकलने वाला जो उष्मा है, हीट है, वो पृथ्वी पर किसके माध्यम से पहुंचती है? चालन के द्वारा, ठीक है, संवहन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, या विकिरण। यही चार क्रियाएं हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? इन चार क्रियाओं के द्वारा ही उष्मा का स्थानांतरण होता है।
अगर इस तरीके से आपका ऊर्जा हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है तो इसे कहते हैं क्या, वर्टिकल। अगला है परावर्तन, यानी रिफ्लेक्ट होकर अगर हीट पहुंचेगा तो परावर्तन। और अगला है विकिरण, किरण के माध्यम से, इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से आएगा तो हम बोलेंगे रे के माध्यम से आ रहा है, बाय रेडिएशन आ रहा है। तो आप बताओ, सूर्य से जो उष्मा निकलता है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन, बाय रेडिएशन। विच इज द करेक्ट आंसर? इसका जवाब हर बच्चे को पता है, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। विकिरण द्वारा सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? बाय रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रू रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है, विकिरण के द्वारा। अगला सवाल आपके सामने है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को क्या कहते हैं? What is the heat released by the burning of 1 gram of fuel? अगर 1 ग्राम ईंधन को हम जला रहे हैं तो उससे जो उष्मा बाहर निकलता है उस उष्मा को क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू, हीट कैपेसिटी, इग्निशन हीट या स्पेसिफिक हीट? 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को क्या कहा जाता है? उष्मीय मान, उष्माधारिता, प्रज्वलन उष्मा या विशिष्ट उष्मा? कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग? बी, उष्माधारिता। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते। तुक्का मत मारना, ठीक है, तुक्का उक्का मत मारो, करेक्ट आंसर दीजिए। बी बी बी, ओके। चलो, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा उष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। देखो ये एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आपका डेफिनेशन ही दिया है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन ये होता है, द हीट रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को उष्मीय मान कहा जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए होगा, समझे? ए इज द करेक्ट आंसर, कैलोरीफिक वैल्यू आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा, सवाल है आपका, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, सी विकिरण या डी प्रकीर्णन? What is the transmission of heat through molecular organization called? A conduction, B convection, C radiation या D scattering? आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? A चालन, B संवहन, C विकिरण, D प्रकीर्णन। ठीक है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्कैटरिंग? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या दे रहे? बी, संवहन। सभी बच्चों का आंसर है संवहन, एकदम करेक्ट है। आणविक संगठन के द्वारा जो उष्मा का संप्रेषण होता है उसे हम संवहन कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा एक मॉलिक्यूल, ये इसको थोड़ा सा हीट दिया, ये वाला इसको दिया, ये वाला इसको दिया, इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा? संवहन यानी कन्वेक्शन कहलाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, ठीक है। आपका कन्वेक्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सवाल है आपेक्षिक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी जो उमस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वही वाला, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, किलोग्राम,
अनुपात या प्रतिशत। हाउ इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड, ग्राम, किलोग्राम, रेशियो या परसेंटेज। तो आपको बता दें, इस सवाल का जवाब हम दे देते क्योंकि ये अभी तक नहीं कराया था हमने। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड बाय परसेंटेज। हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत यानी परसेंटेज। क्लियर इतनी बात? डी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे आंसर दिए हैं? इसका आंसर दिया है प्रिंस रजक ने, सुमित कुमार ने, राज प्रकाश ने, बाकी तो बच्चे बी डी में लगे हुए हैं। विशाल दीक्षित मेरा करेक्ट 100%, बहुत बढ़िया विशाल। नितिन शाह क्या आपने नहीं कराया, लेकिन मुझे तो पता है, अच्छी बात है क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है। अगर हमने नहीं कराया तो चलेगा, क्योंकि देखो अगर हम नहीं करा रहे तो आपको लॉस हो रहा है ना। लॉस किसको हो रहा है, आपको। हमने पहले भी बोला आप किसी पर भी 100% भरोसा मत करना, ठीक है। ये दुनिया ऐसी है कि इस टाइम पर किसी पे भी 100% भरोसा करने लायक नहीं है। हम अपने आप को भी बोल रहे हैं, मेरे ऊपर भी 100% आप लोग डिपेंडेंट मत रहो। आप लोग खुद से रिवीजन करते रहो। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया, लेकिन अनुराधा मैम ने कराया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, पिछले क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहो। अगर रिवीजन करते रहोगे तो आपको पता रहेगा। जैसे हम अपने क्वेश्चन सारे देखते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस हम रिवाइज करते हैं, इसलिए हमको पता है कि हम कौन सा क्वेश्चन किस सेट में कराए हैं, किस लेवल वाले क्वेश्चन में कराए हैं, कौन सा भंडारा का सवाल है। हमें हर एक क्वेश्चन पता है। कैसे? क्योंकि हम रिवीजन करते रहते हैं, हर वक्त हम अपना क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं कि अच्छा ये वाला हम कराए थे, इसका आंसर ये है। क्लियर? तो आपसे भी वही रिक्वेस्ट है कि नए क्वेश्चन के चक्कर में पुराने क्वेश्चन मत छोड़ो, पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इतनी बात। चलो अगला सवाल आपके सामने है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर, जो आपने बॉल पेन देखा है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, गुरुत्वीय बल या बॉयल का नियम। यहां पे थोड़ा सा देख रहे हो गड़बड़ हो गया है। सरफेस टेंशन सही है, श्यानता विस्कोसिटी सही है, गुरुत्वीय बल गलत लिखा है, ठीक है। यहां पे नीचे दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और डी के लिए देखें, डी नहीं दिया है, यहां होगा बॉयल का नियम। चलो आंसर दीजिए। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर हमारा बॉल पेन कार्य करता है। तो इसका जवाब तो आपको पता होगा। बी आंसर दे रहे क्या है, श्यानता। ना ना ना, चलो हम बता दें, इस सवाल का सही जवाब सी होगा, गुरुत्वीय बल। बॉल पेन गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना है ग्रेविटी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर इतनी बात? क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगती है। यानी पहाड़ पर जो आपका पानी है वो किस टेम्परेचर पे क्या होगी, उबलने लगेगी। 100 डिग्री सेल्सियस के कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर डज वाटर बॉयल ऑन माउंटेन, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या डी नन ऑफ दिस। विच इज द करेक्ट आंसर? चलो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सी आंसर दे रहे 100 डिग्री सेल्सियस। ना ना ना, यहाँ पे पहाड़ों की बात हो रही है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 डिग्री से कम, 100 से अधिक। देखो इन दोनों में से तो होना नामुमकिन है। 100 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल का है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, या तो कम होगा 100 से या तो अधिक होगा। अब ए और बी में अपना आंसर बताइए। सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे ए आंसर दे रहे, कुछ बी वाले भी हैं, ठीक है, कुछ बी वाले भी हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस के कम। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है पानी? तो याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। क्लियर? क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आपको बताना है कि अगर हम किसी भी ठोस को क्या कर रहे, गर्म कर रहे हैं, तो उसके किस भाग में, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, उसके आयतन में वृद्धि होगा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, या सब कुछ बराबर होगा? अगर किसी ठोस को हम गर्म करें तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगा, आयतन में वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, या सब कुछ बराबर रहेगा? If we heat a solid, then which part will increase in maximum percentage? कौन सा आंसर करेक्ट है? वॉल्यूम। बहुत बढ़िया रॉयल्स गेमर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बच्चा? और कोई? बी आंसर वाले बच्चे बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। आयतन में, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा? तो आंसर है आयतन में। आयतन में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आयतन में वृद्धि होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होगी? आपको बताना है, when the water of the lake start freezing, where will the ice start to form first? अगर मान लो कोई एक झील है, वो क्या हुआ, वो आपका धीरे धीरे जमना शुरू हो रहा है, तो आप बताओ सबसे पहले झील का कौन सा भाग जमेगा? नीचे से जमेगा, ऊपर से जमेगा, बीच से जमेगा, या कहीं से भी जम जाएगा? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, कौन बच्चे दे रहे हैं? इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी बी बी, ओके, बी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऊपर से, ठीक है। जब झील का पानी जमना शुरू होता है तो बर्फ सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होगा, ठीक है। सोहेब अली बोल रहे बॉल पेन वाला। सोहेब अली एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जो बुक मेरे पास है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही दिया हुआ है, ठीक है। बॉल पेन आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही क्वेश्चन था। इसका आंसर तो बी होगा ना। चलो एक बार इसको हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, हमें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है। बॉल पेन विस्कोसिटी, श्यानता पर मेरे अकॉर्डिंग कार्य करता है। जब हम पढ़े थे तो श्यानता, श्यानता करेक्ट है ना, बट बुक में आई डोंट नो ग्रेविटी क्यों दिया हुआ है। इसको हम सही कर देते हैं, हम अपना आंसर लगा दे रहे। बाकी आप लोग भी एक बार प्लीज चेक करना। मेरे अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन ए या श्यानता, ए और बी, आपको कौन सा लग रहा? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। इसको सी रहने दो, सी आप लोग चेक कर लेना कि सी होगा कि नहीं, और हमें चेक करके बताइएगा जरूर।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। पृष्ठ तनाव मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट लग रहा, लेकिन बुक में आपका दिया है गुरुत्वीय बल। बुक में देखो, बुक मेरे पास है, हम फोटो क्लिक करके सेंड कर देंगे, ठीक है। बुक में दिया है ऑप्शन नंबर सी, बट मेरा दिमाग बोल रहा है कि पृष्ठ तनाव होना चाहिए, क्योंकि बॉल पेन में एक स्याही भरा होता है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव होना चाहिए, सरफेस टेंशन होना चाहिए, बाकी चेक कर लिया जाएगा। आप लोग सरफेस टेंशन लगा लो, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन। क्लियर? हाँ जी, हाँ, रॉयल्स गेमर ये ज्यादा अच्छा, आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है। गूगल कर लेना, इस वक्त फोन में मेरे आप लोगों का चैट चल रहा है तो हम तो ओपन कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम आंसर बता दिए, सरफेस टेंशन। आप लोग बताना कि मेरा वाला सरफेस टेंशन सही है, बुक वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सही है, ठीक है। दोनों में आपको जो भी आंसर करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। ये तो हो गया, जब झील का पानी जमने लगेगा तो सबसे पहले ऊपर से जमेगा। और आज का आखिरी सवाल, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ये तो सवाल आपने कई बार किया है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? ए हिमीकरण, बी वाष्पीकरण, सी संपीड़न या डी ऊर्ध्वपातन। व्हाट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर कॉल्ड? Solid into vapor called. What is the direct conversion of solid into vapor called? Freezing, evaporation, compression या sublimation? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है? ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। देखो इसका एग्जाम्पल याद होगा आपको, हमने नकली कराया था, याद आया? कुछ ट्रिक बताया था नकली, याद कर लेना एक बार, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। चलो अभी आंसर दे दो इसका। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ठीक है, ये सब हमने आपको कराया था, ये सब आपके इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। डायरेक्ट ठोस से सीधे डायरेक्ट वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन या फिर इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन कहलाता है। The direct conversion of solid into vapor called sublimation. ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्लियर इतनी बात? डी इज द करेक्ट आंसर। तो हो गए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू कंप्लीट फिजिक्स का। आज का क्विज वाले क्वेश्चंस देख लेना और इसके पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ ले लेना। एग्जाम से पहले सारे पीडीएफ को रिवाइज कर कर ही जाना, ठीक है। जितने भी पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं रेशवा एकेडमी के ऐप पर, उन सभी पीडीएफ को आप क्या करो, कलेक्ट करो और एग्जाम से 2 दिन पहले से रिवीजन स्टार्ट करना है। न्यू वीडियो देखना बंद कर देना। अगर हम भी आपको 2 दिन पहले कुछ पढ़ाने आए ना तो हम आपसे सच बता रहे हैं, ठीक है, ये बात सच्चाई वाला बोल रहे हैं, आप मत देखना वीडियो। 2 दिन तक केवल रिवीजन करना, उन सारे पीडीएफ्स को रिवाइज कर लेना जो आज तक में आपको मिले हैं, ठीक है। क्योंकि नए क्वेश्चन के चक्कर में पुराने क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। बार बार हम एक बात बोलते हैं, नए के चक्कर में पुराना मत छोड़ना, पुराना वाला फंसाता है, ठीक है। तो जितने भी पहले के क्वेश्चन से जो पीडीएफ मिला है, आप लोग प्लीज उनको रिवाइज करते चलो। आगे बढ़ रहे हो तो पीछे वाले को साथ लेकर चलो, ठीक है। इंग्लिश में दी सब्लिमेशन होता है, वही बोला है हमने, लिखा भी वही है। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ वेपर कॉल्ड सब्लिमेशन। क्लियर? ओके देन, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। क्लासेस पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना और बॉल पेन वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि मेरा वाला सरफेस टेंशन सही है या बुक का ग्रेविटेशनल फोर्स सही है। हम भी जाकर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी करेक्ट आंसर होगा हम कमेंट में पिन करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मजे करो, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रेस मत लो इस वक्त, खाओ पियो लेकिन रिवीजन करते रहो, ठीक है। बाय, टेक केयर।